आज हम आचार्य प्रशांत की पुस्तक विद्यार्थी जीवन, पढ़ाई और मौज के 8वें अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है जीवन में क्या काम करें। हाँ, बहुत ही प्रासंगिक अध्याय है ये। बिल्कुल। कल्पना कीजिए दो बिल्कुल अलग अलग तरह के इंसानों की। मतलब एक इंसान वो है जो शांति और जीवन की सच्चाई की तलाश में अपना घर-बार, अपनी पढ़ाई और अपना पूरा करियर छोड़कर हिमालय की किसी बर्फीली गुफा में ध्यान लगा रहा है। और दूसरी तरफ एक और इंसान है जो किसी बड़े शहर के बीचों बीच बैठकर दुनिया भर की इकोनॉमी, शेयर बाजार के आंकड़े, हिस्ट्री और जियोपॉलिटिक्स का बहुत गहराई से अध्ययन कर रहा है। सही। तो हमारी जो आम धारणा होती है, या कह लीजिए समाज का जो एक बहुत बड़ा स्टीरियोटाइप है, वो तुरंत ये कह देगा कि जो हिमालय वाला इंसान है वो आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअल है और सत्य के करीब है। बिल्कुल, आमतौर पर यही माना जाता है। हाँ, और जो दूसरा इंसान है वो पूरी तरह से दुनियादारी के जाल में फंसा हुआ है। लेकिन क्या होगा अगर ये धारणा पूरी तरह से उल्टी हो? मतलब क्या हो अगर बाजार और इस दुनिया का गहरा अध्ययन करने वाला इंसान ही उस सच्चाई के कहीं ज्यादा करीब हो? देखिए, ये एक बहुत ही चौंका देने वाला विचार जरूर है, लेकिन यही आज की हमारी इस चर्चा का सबसे मुख्य केंद्र है। क्योंकि आमतौर पर हम क्या करते हैं, हम सत्य और संसार को दो अलग अलग खानों में बांट देते हैं। सही बात है। हमें लगता है कि या तो इंसान दुनिया का हो सकता है या फिर सत्य का। इन दोनों का एक साथ चलना हमें लगभग असंभव सा लगता है। और यही जो विरोधाभास है ना, यही आज की इस गहन विश्लेषण को इतना दिलचस्प बनाता है। और हमारा आज का मुख्य उद्देश्य यही समझना है कि एक सत्य की खोज करने वाले व्यक्ति के लिए इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, साइंस और साइकोलॉजी जैसे सांसारिक विषयों का ज्ञान होना क्यों न केवल जरूरी है, बल्कि उसके बिना वहां तक पहुंचना लगभग असंभव है। एकदम सही। इस चर्चा की शुरुआत में ही ना एक बहुत ही जमीनी और वास्तविक स्थिति सामने आती है। एक मेडिकल छात्रा है जिसने अभी-अभी नीट की बहुत कठिन परीक्षा पास की है और एमबीबीएस में दाखिला लिया है, लेकिन वो एक बहुत गहरे मानसिक द्वंद्व में फंसी हुई है। हाँ, और उस छात्रा की वो उलझन बहुत ही स्वाभाविक है, क्योंकि वो भी उसी सामाजिक धारणा की शिकार है जिसका जिक्र आपने अभी किया। वो सत्य के मार्ग पर चलना चाहती है, वो अपने भीतर के डर और जो अहंकार है उसे तोड़ना चाहती है, लेकिन उसे ये लग रहा है कि ऐसा करने के लिए उसे अपने घर वालों की बात काटनी पड़ेगी और शायद अपनी ये मेडिकल की पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ेगी। अच्छा। उसे लगता है कि एमबीबीएस की पढ़ाई और आध्यात्म, ये दोनों पटरियां कभी एक साथ नहीं मिल सकती। यानी उसको वही लग रहा है कि हिमालय जाना पड़ेगा। बिल्कुल वही। यहाँ मैं थोड़ा रुकना चाहूंगा, क्योंकि एक आम नजरिया यानी आम सोच को यही कहती है ना कि अगर किसी को सचमुच भीतर की शांति चाहिए तो इस गलाकट कंपटीशन से, इस रैट रेस से बाहर निकलना ही होगा। तो क्या सत्य के मार्ग पर चलने का मतलब अपनी सारी डिग्रियां फाड़ देना और सब कुछ त्याग देना नहीं है? मतलब साधु बन जाना? यहीं पर आचार्य प्रशांत का जवाब ना हमारी इन पुरानी धारणाओं पर बहुत जोर की चोट करता है। ऐसा क्या कहते वो? वो उस छात्र को पढ़ाई छोड़ने की सलाह बिल्कुल नहीं देते, बल्कि वो बहुत स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि अगर एमबीबीएस में दाखिला मिल गया है ना, तो उसे पूरी लगन के साथ पूरा करो। अरे वाह। वो एक बड़ा सवाल उठाते हैं कि भाई ज्ञान में क्या बुराई हो सकती है। वो समझाते हैं कि वेदांता स्वयं कहता है कि अविद्या यानी कि ये जो सांसारिक ज्ञान है, ये सत्य तक पहुंचने के लिए एक अनिवार्य सीढ़ी है। वे एक मिनट, अविद्या, ये शब्द तो अपने आप में थोड़ा नेगेटिव यानी नकारात्मक लगता है। हाँ, इसका तो मतलब ये अज्ञानता होता है ना, जिसे हमें अपने जीवन से हटाना चाहिए। हाँ। फिर वेदांता इसको जरूरी क्यों कह रहा है? देखिए, ये एक बहुत ही अहम सवाल है। अविद्या का अर्थ यहाँ कोई अज्ञानता या मूर्खता नहीं है। अच्छा। नहीं, अविद्या का अर्थ है इस भौतिक संसार का ज्ञान जिसमें हम जी रहे हैं, यानी साइंस, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, फिलॉसफी, ये सब अविद्या के दायरे में आता है। ओ, तो दुनिया का प्रैक्टिकल नॉलेज? एकदम। और आचार्य प्रशांत यहाँ कोई सिर्फ किताबी उपदेश नहीं दे रहे हैं, वो इस बात को अपने स्वयं के जीवन से जोड़कर समझाते हैं। वो बताते हैं कि आज उनके पास जीवन की जो स्पष्टता है वो सिर्फ इसलिए नहीं है कि उन्होंने उपनिषद या गीता पढ़ी है। तो फिर उनकी समझ की नींव में उनका जो आईआईटी का साइंटिफिक अप्रोच है और उसके बाद आईआईएम का जो मैनेजमेंट और इकोनॉमिक्स का ज्ञान है वो शामिल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनका जो पूरा वैचारिक आधार है
वो अलग अलग दिशाओं से आई जानकारी से मिलकर बना है। मतलब मैं पढ़ रहा था कि उन्होंने यूपीएससी की भी तैयारी की थी, हाँ बिल्कुल की थी। जिससे शायद उन्हें हिस्ट्री और पॉलिटिक्स को और गहराई से समझने का मौका मिला होगा। है वो शायद वो नहीं होता जो आज है। वो पूछते हैं कि अगर किसी को साइंस की बेसिक समझ ही नहीं है, अगर ये नहीं पता कि ये ब्रह्मांड फिजिकली काम कैसे करता है, तो इंसान सत्य के केंद्र से जिएगा कैसे? सही बात है। और इसके अलावा वो कार्ल मार्क्स के कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कैपिटलिज्म की फिलॉसफी और शोपेनहावर और नीचे जैसे पश्चिमी दार्शनिकों को पढ़ने को भी उतना ही महत्वपूर्ण मानते हैं। ये बात ना थोड़ा सोचने पर मजबूर करती है, क्योंकि आमतौर पर कार्ल मार्क्स या नीचे का नाम तो अध्यात्म के साथ कभी जोड़ा ही नहीं जाता। बिल्कुल नहीं जोड़ा जाता। लेकिन अगर हम इसके पीछे का जो मैकेनिज्म है उसको समझने की कोशिश करें तो बात साफ होने लगती है। हमारा जो ईगो है या अहंकार है वो हवा में तो नहीं खड़ा होता ना। हाँ, उसका एक बेस होता है। वही वो इसी दुनिया की जो मान्यताएं हैं, इसी इकोनॉमी और इसी समाज के ढांचे पर ही तो खड़ा होता है। एकदम सटीक बात पकड़ी आपने। देखिए, जब तक इंसान ये नहीं समझेगा कि समाज का ढांचा काम कैसे कर रहा है या कैसे कैपिटलिज्म हमारी इच्छाओं को भड़काता है या हिस्ट्री ने हमारी मानसिकता को कैसे आकार दिया है, तब तक वो इंसान अपने खुद के अहंकार को पहचानेगा कैसे? मुट्ठी भर उपनिषद के श्लोक रट लेने से तो कोई सत्य को नहीं जान सकता। बिल्कुल नहीं। वेदांत खुद कहता है कि जाओ और पहले इस दुनिया को, इसके छल कपट को, इसकी पूरी व्यवस्था को अच्छी तरह समझो। यानी अविद्या को समझे बिना विद्या तक नहीं पहुंचा जा सकता। चलिए इसको एक दूसरे नजरिए से देखते हैं। अगर एक सचमुच आध्यात्मिक व्यक्ति को दुनिया का इतना व्यापक ज्ञान होना चाहिए, मतलब उसे साइंस, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी सब पता होना चाहिए, हाँ, तो फिर हम उस इंसान को क्या कहेंगे जो सुबह से रात तक बस इसी दुनियादारी में ही डूबा रहता है, जैसे हम लोग आम भाषा में कहते हैं ना, संसारी? उसका क्या है? देखिए, ये इस चर्चा का सबसे दिलचस्प मोड़ है। हम अक्सर क्या मानते हैं कि जो व्यक्ति 24 घंटे व्यापार कर रहा है, बाजार के भाव देख रहा है, पैसे गिन रहा है, वो दुनिया को बहुत अच्छी तरह समझता है। हाँ, वही तो स्मार्ट माना जाता है। लेकिन आचार्य प्रशांत यहाँ संसारी शब्द की एक बिल्कुल नई और गहरी परिभाषा सामने रखते हैं। वो क्या है? वो कहते हैं कि संसारी वो नहीं है जो दुनिया को जानता है, बल्कि संसारी वो है जो दुनिया में गले तक लिप्त तो है, फंसा हुआ है, लेकिन दुनिया को समझता बिल्कुल नहीं है। वेट, ये तो बहुत बड़ा विरोधाभास है। मतलब जो इंसान दुनिया का बंधक बना हुआ है, उसे खुद इस दुनिया के खेल का कोई अंदाजा ही नहीं है। एकदम सही, उसे कुछ नहीं पता। और इसकी ठीक विपरीत एक सच्चा आध्यात्मिक इंसान वो है जो संसार की पूरी कार्य प्रणाली को, उसके एक एक पुर्जे को बहुत बखूबी समझता है। अगर मैं इसको एक उदाहरण से समझने की कोशिश करूं, तो ये शायद कुछ ऐसा है जैसे कोई व्यक्ति एक बहुत विशाल और कॉम्प्लिकेटेड भूल भुलैया के अंदर पैदा हुआ हो। मजे। हाँ, और वो इंसान उस भूल भुलैया में पूरी जिंदगी बस दौड़ता रहता है। वो कभी बाएं मुड़ता है, कभी किसी बंद रास्ते पर जाकर दीवार से टकराता है, कभी किसी दूसरे दौड़ते हुए इंसान से लड़ पड़ता है। बिल्कुल। वो उस भूल भुलैया के अंदर ना बहुत एक्टिव है, बहुत बिजी है, लेकिन उसको कभी उस भूल भुलैया का जो ऊपर से लिया गया नक्शा होता है वो कभी नहीं पता होता। सही। वो उसमें पूरी तरह से है, पर उसको समझ कुछ नहीं आ रहा। जबकि एक आध्यात्मिक व्यक्ति है, वो शायद दौड़ नहीं रहा, लेकिन उसके पास वो नक्शा है। उसको पता है कि कौन सा रास्ता कहाँ जाके बंद होने वाला है। ये भूल भुलैया और नक्शे वाला उदाहरण एकदम सटीक बैठता है। भूल भुलैया के अंदर अंधाधुंध दौड़ने वाला व्यक्ति ना कभी भी बड़ी तस्वीर नहीं देख पाता। और इसी बात को समझाने के लिए यहाँ मैक्रो यानी व्यापक और माइक्रो यानी सूक्ष्म दृष्टिकोण की बात की गई है। हाँ, ये मैक्रो और माइक्रो वाला कॉन्सेप्ट। एक संसारी व्यक्ति की सबसे बड़ी ट्रेजेडी यही होती है कि वो हमेशा जीवन की बहुत ही छोटी छोटी मामूली चीजों को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मुद्दा बना लेता है। उसका कोई मैक्रो या व्यापक दृष्टिकोण होता ही नहीं है। हाँ, इस संदर्भ में मुझे वो पजामे के नादे वाला उदाहरण बहुत ही मजेदार लगा था। हाँ, वो बहुत अच्छा उदाहरण है। कैसे एक छोटी सी बात इंसान का पूरा मानसिक संतुलन हिला देती है। वो उदाहरण जानबूझकर थोड़ा व्यंग्यात्मक रखा गया है ताकि हम अपनी इस मूर्खता को देख सकें। एक व्यक्ति की पूरी दुनिया बस इस एक बात से उथल पुथल हो गई है कि भाई
उसके पजामे में नाड़ा नहीं है। सही बात है। उसके लिए उस दिन का सबसे बड़ा नेशनल या ग्लोबल क्राइसिस यही है। वो ये सीधा सा सोल्यूशन नहीं देख पाता कि नाड़ा नहीं है तो चलो कोई और कपड़ा पहन लिया जाए। उसकी पूरी चेतना उसी एक छोटी से बिंदु पर आकर अटक जाती है। और ऐसा ही एक और बहुत ही प्रैक्टिकल उदाहरण था इसमें, जिससे शायद कोई भी कनेक्ट कर सके, वो अमेज़न रिफंड वाला किस्सा। ओ हाँ, वो एकदम कमाल का उदाहरण है ना। एक इंसान जिसने ऑनलाइन कुछ सामान मंगाया और फिर उसे वापस कर दिया। अब उसको महज 158 रुपए यानी 158 रुपीज का रिफंड आना बाकी है। और उस 158 रुपए को वापस पाने के लिए वो व्यक्ति कस्टमर केयर वालों से करीब 18 बार फोन पर लड़ चुका है। सही का। उसने अपने जीवन के बहुत ही कीमती 6 घंटे उस फोन कॉल पर बर्बाद कर दिए हैं। वो लगातार गुस्से में है, लंबी लंबी कंप्लेंट्स लिख रहा है। देखें, यहाँ बहुत गहराई से सोचने वाली बात ये है कि आखिर ऐसा होता क्यों है। क्यों होता है? वो इंसान अपने 158 रुपए तो बहुत ही क्लीनली देख पा रहा है, जो कि सच में एक बहुत छोटी बात है, लेकिन वो अपना जो असली और बहुत बड़ा नुकसान कर रहा है उसे वो बिल्कुल नहीं देख पा रहा। जो उसने अपना टाइम और पीस ऑफ माइंड लूज किया। बिल्कुल। उसने अपने जीवन के 6 घंटे जला दिए, अपने मन की पूरी शांति भंग कर ली। वो ये बहुत ही सिंपल सा मैथ्स नहीं समझ पा रहा है कि क्या उसके जीवन के 6 घंटों की कीमत सिर्फ 158 रुपए से भी कम है। वही ना। हमेशा टुकड़ों में देखता है। उसके पास लाइफ का कोई समग्र या होलिस्टिक दृष्टिकोण नहीं होता। उसे ये दिखाई ही नहीं देता कि इस छोटे से झगड़े के कारण उसका मन कितना टॉक्सिक हो गया है और इसका असर उसके परिवार पर या उसके खुद की हेल्थ पर क्या पड़ रहा है। उसका कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है लाइफ में, इसलिए एक मामूली सा रिफंड ही उसके लिए जिंदगी और मौत का सवाल बन गया है। चलिए, ये तो एक आम आदमी की बात हो गई जो 15-58 रुपए के लिए झगड़ रहा है। लेकिन यहाँ मैं ना एक थोड़ा काउंटर सवाल पूछना चाहूंगा। हाँ बिल्कुल, पूछिए। अगर हम बात करें दुनिया के सबसे पढ़े लिखे, सक्सेसफुल और अमीर लोगों की, जो बड़े बड़े मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट ऑफिसेज में काम करते हैं, लाखों का पैकेज लेते हैं, जब बात करियर की आती है तो क्या सिर्फ अपने काम से मतलब रखना, अपनी स्पेशलाइजेशन पर फोकस करना और उसके बदले अच्छे पैसे कमाना एक बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है? ऐसा लगता जरूर है। उन लोगों को क्यों दुनियादारी, हिस्ट्री या फिलॉसफी की फिक्र करनी चाहिए भाई? वो तो अपना काम पूरी ईमानदारी से कर ही रहे हैं ना। ये सवाल बहुत ही स्वाभाविक है, क्योंकि आज के इस मॉडर्न कॉर्पोरेट कल्चर ने हमें यही सिखाया है। लेकिन आचार्य प्रशांत की ये चर्चा इसी सूझ को एक बहुत बड़ी बीमारी करार देती है। बीमारी? कैसे? वो अपने खुद के मल्टीनेशनल कंपनी के एक्सपीरियंस का संदर्भ देते हैं। जब उन्होंने मैनेजमेंट की पढ़ाई के बाद पहली नौकरी की थी तो उनका सामना ऐसे बड़े बड़े मैनेजर से हुआ। अच्छा। उन्होंने पाया कि उन मैनेजर्स को जो लाखों रुपए कमा रहे थे, उन्हें ये तक नहीं पता था कि वो उस पूरी व्यवस्था में, उस पूरे सिस्टम में आखिर किस जगह पर खड़े हैं। वेट, क्या सच में? मतलब उन्हें अपने खुद के काम के बाहर की कोई जानकारी नहीं थी? ये तो थोड़ा अजीब लगता है सुनने में। अजीब है, पर बिल्कुल ऐसा ही था। उन्हें मुश्किल से अपने ऊपर के 2 बॉस के नाम पता होते थे, तीसरे का नाम भी नहीं पता होता था, जबकि वो वहां पिछले कई सालों से काम कर रहे थे। अरे वाह! जब उनसे पूछा जाता कि भाई, इस पूरे एशिया के बिजनेस में, इस विशाल आर्थिक खेल में तुम कहाँ फिट होते हो, तुम्हारा काम इस बड़ी तस्वीर में क्या मायने रखता है, तो उनका क्या जवाब होता था? तो उनका जवाब होता था, इसका मुझसे क्या लेना देना, मैं तो बस अपना काम करता हूँ और महीने के आखिर में अपनी सैलरी ले लेता हूँ। और यही सबसे बड़ा जाल है। जब आपको पता ही नहीं है कि खेल चल क्या रहा है और उस खेल के रूल्स क्या हैं, तो आप ये कैसे तय करेंगे कि आप जो कर रहे हैं वो सही भी है या नहीं? एकदम सही। और इसी स्थिति को बहुत कड़े शब्दों में पढ़े लिखे अनपढ़ होने की निशानी कहा गया है। पढ़े लिखे अनपढ़, सही वर्ड है। जैसे ऐसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का उदाहरण लीजिए, जो दिन रात बैठकर कोडिंग कर रहे हैं। उन्हें अपने सब्जेक्ट का बहुत गहरा ज्ञान है, लेकिन अगर उनसे पूछा जाए कि जो सॉफ्टवेयर वो बना रहे हैं उसका क्लाइंट के बिजनेस में असल में क्या इस्तेमाल होने वाला है, बड़े कॉन्टेक्स्ट में वो टेक्नोलॉजीज दुनिया पर क्या प्रभाव डालेगी, तो वो कहते हैं कि हमें नहीं पता और हमें जानने की जरूरत भी क्या है। ये तो कुछ वैसे ही हो गया जैसे किसी मजदूर को एक ईंट पकड़ा दी गई हो और कहा गया हो कि इसे बस यहाँ इस दीवार पर रखते जाओ। हाँ बिल्कुल वैसा ही। मतलब उसे नहीं पता कि वो ईंट एक हॉस्पिटल बनाने के लिए रखी जा रही है जिससे कल लोगों की जान बचेगी, या फिर एक जेल बनाने के लिए रखी जा रही है जहां लोगों को कैद किया जाएगा। वो तो बस अपनी ईंट रख रहा है। कितना सुंदर और सटीक उदाहरण दिया आपने। और यही वो
यही वो कारण है जिसके लिए फिलॉसफी, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स का ज्ञान होना जरूरी है। अगर आप कैपिटलिज्म का ढांचा नहीं समझते, अगर आपको दुनिया की पॉलिसीज की समझ नहीं है, तो आप उस बिसात पर सिर्फ एक प्यादा बनकर रह जाते हैं। सही बात है। आपको लगता है कि आप बहुत पैसा कमा रहे हैं, आप इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन असल में कोई और आपके स्किल का इस्तेमाल अपने एजेंडा के लिए कर रहा होता है और आपको इस बात की खबर तक नहीं होती। ये पूरी व्यवस्था आपको अपना मानसिक गुलाम बना लेती है। अब मुझे थोड़ा समझ आ रहा है कि उस मेडिकल छात्रों को अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए क्यों कहा गया था। एमबीबीएस की पढ़ाई के पीछे भी तो एक पूरा दर्शन, एक फिलॉसफी होती है ना। बिल्कुल होती है। देखिए, एलोपैथी और आयुर्वेद में जो मेन अंतर है वो सिर्फ अलग अलग तरह की दवाइयों का अंतर नहीं है। तो किसका अंतर है? वो उनके पीछे खड़े दर्शन या फिलॉसफी का अंतर है कि वो ह्यूमन बॉडी, बीमारी और नेचर को आखिर किस नज़रिए से देखते हैं। अगर एक डॉक्टर वो फिलॉसफी ही नहीं समझता तो वो सिर्फ एक मैकेनिक बनकर रह जाएगा जो बस शरीर के पुर्जे ठीक कर रहा है। होलिस्टिक अप्रोच नहीं रहेगी। सही कहा। समग्रता या होलनेस के बिना आप जीवन के किसी भी प्रोफेशन को सच में नहीं समझ सकते। चलिए, इस पूरी गुत्थी को अब थोड़ा सुलझाते हैं। अब तक की चर्चा से ये बात तो स्पष्ट हो गई है कि सत्य की खोज का मतलब दुनिया छोड़कर भागना नहीं है। बिल्कुल नहीं। हमने ये भी समझ लिया कि संसारी असल में वो है जो छोटी छोटी बातों में उलझा रहता है, और ये जो पढ़े लिखे अनपढ़ हैं वो हैं जो बिना सोचे समझे इस कॉर्पोरेट सिस्टम के पुर्जे बने हुए हैं। तो फिर सही रास्ता आखिर है क्या? अगर हमें ना तो हिमालय जाना है और ना ही आंख बंद करके इस सिस्टम का प्यादा बनना है, तो इस दुनिया के बीच रहते हुए जीवन जीने का सही मॉडल क्या होना चाहिए? इस सवाल का जवाब ना एक बहुत ही अचूक और शानदार रूपक यानी मेटाफर के जरिए दिया गया है। हनुमान जी और लंका का दृष्टांत। अच्छा। ये दृष्टांत हमें बहुत स्पष्ट तरीके से बताता है कि दुनिया के साथ हमारा बर्ताव आखिर कैसा होना चाहिए। हनुमान जी का लंका जाना इस पौराणिक कथा को आज के मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में कैसे जोड़ा गया है, ये बाकी बहुत दिलचस्प लग रहा है। देखिए, जब हनुमान जी लंका गए तो वो वहां बसने या अपना घर बनाने थोड़ी गए थे। नहीं, वो तो मिशन पर थे। दुनिया रूपी लंका में प्रवेश करने का यही पहला नियम है। अंदर जाओ और सब कुछ बहुत ध्यान से देखो। हनुमान जी ने एक जासूस की तरह लंका का कोना कोना छाना। उन्होंने पूरी खबर ली कि वहाँ की व्यवस्था कैसे चलती है, वहाँ की सेना कैसी है, वहाँ अंदर आखिर होता क्या क्या है। एक सत्य के खोजी को भी बिल्कुल ऐसे ही दुनिया की व्यवस्था, उसकी पॉलिटिक्स, उसकी इकोनॉमी का पूरा ज्ञान होना चाहिए। उसे सब कुछ ऑब्जर्व करना चाहिए। मतलब अपनी आंखें बंद नहीं करनी है, किसी भी चीज से डर कर दूर नहीं भागना है, पूरी की पूरी छानबीन करनी है। एकदम सही कहा। फिर उसके बाद आता है दूसरा कदम, प्रलोभन से बचना, यानी लालच से बचना। लंका तो सोने की थी ना? हाँ, लंका सोने की थी। वहां बहुत चकाचौंध थी, बहुत लग्जरी थी, लेकिन हनुमान जी उस सोने को देखकर बिके नहीं, वो उसमें उलझे नहीं। उन्हें हमेशा याद था कि वो वहां सोने के लिए नहीं गए थे, वो वहां अपने असली लक्ष्य, अपने राम कार्य के लिए गए थे। इसी तरह जब आप इस दुनिया में ज्ञान लेते हैं, पैसे कमाते हैं, सक्सेस देखते हैं, तो उसमें खो नहीं जाना है। सही। संसार आपको पूरी तरह से निगल ना ले। आपको अपना सत्य, अपना जो बेसिक केंद्र है, वो हमेशा याद रहना चाहिए। ये कदम बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंदर जाओ, दुनिया के सारे नियम समझो, लेकिन ये मत भूलो कि तुम वहां हो क्यों। और अंत में आता है तीसरा कदम, बाहर आना और अपनी छाप छोड़ना। हनुमान जी लंका में फंसे नहीं रह गए, उन्होंने अपना काम किया और बाहर आते वक्त लंका दहन कर दिया, यानी उस भ्रम और अहंकार की व्यवस्था को आग लगा दी। अरे वाह! ये इस बात का प्रतीक है कि दुनिया के व्यवस्था को समझो, उसका एक्सपीरियंस लो, लेकिन फिर हनुमान जी की तरह वहां से स्मूथली बाहर निकल आओ। संसार में रहते हुए भी संसार से अछूते हैं ना, और उसका पूरा ज्ञान रखना ही सच में असली अध्यात्म है। तो इस पूरी चर्चा का आखिरी निष्कर्ष क्या निकलता है? अगर हम इन सारे धागों को एक साथ जोड़ें तो बात यहां आकर ठहरती है कि एक जागरूक और आध्यात्मिक इंसान वो है जो चीजों के बीच के तार जोड़ सकता है। बिल्कुल यही बात है। जैसा कि चर्चा के अंत में समझाया गया है, गोवा की किसी सड़क पर घट रही एक बहुत ही आम सी घटना
और दिल्ली के सत्ता के गलियारों में हो रही पॉलिटिक्स के बीच का जुड़ाव देख पाना ही असली एजुकेशन है। और ये जुड़ाव आप बिना हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और साइंस पढ़े नहीं देख सकते। ज्ञान से भागना नहीं है, बल्कि हर तरह के ज्ञान को गहराई से पीना है, लेकिन आखिर में उसका गुलाम नहीं बनना है। असली शांति दुनिया से दूर भागने में नहीं है, बल्कि इस दुनिया के शोर को, इसके बाजार को, इसकी पॉलिटिक्स को पूरी गहराई से समझने में है, ताकि इंसान उस भूल भुलैया के बाहर का नक्शा देख सके और उसमें भटकने से बच सके। एकदम सही समरी दी आपने। और इसी मोड़ पर ये पूरी चर्चा एक ऐसा सवाल छोड़ जाती है जिस पर वाकई गहराई से सोचने की जरूरत है। आज जिस मैक्रो और माइक्रो दृष्टिकोण की हमने बात की, तो क्या ऐसा हो सकता है कि हमारी ये जो आधुनिक शिक्षा व्यवस्था है और ये जो पूरा कॉर्पोरेट कल्चर है, ये जानबूझकर कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया हो कि इंसान हमेशा छोटी और माइक्रो बातों में ही उलझा रहे? ये एक बहुत गहरा सवाल है। वही ना, क्या जानबूझकर इंसान को सिर्फ अपनी डेस्क के काम, अपने आगे के टारगेट्स या उस 158 रुपए के रिफंड जैसी चीजों में इतना फंसा दिया जाता है ताकि वो कभी अपना सर उठाकर उस बड़ी तस्वीर, उस मैक्रो को देख ही ना सके? क्योंकि अगर इंसान ने वो बड़ी तस्वीर देख ली, दुनिया की इस बिसात को समझ लिया, तो क्या पता वो भी इस व्यवस्था पर सवाल उठा दे। शायद यही कारण है कि उस बड़ी तस्वीर को देखना, उस माइक्रो को समझना हर इंसान के लिए इतना अनिवार्य है। इस पर जरूर विचार होना चाहिए।